अगस्त वेस्टर्न घूस मामले में परिवार शब्द को गांधी नेहरू परिवार से जोड़ने पर एक चैनल को सोनिया और राहुल ने भेजा मानहानि का नोटिस। पहली बार पार्टी के बजाय सोनिया और राहुल ने निजी हैसियत से भेजा नोटिस। नोटबंदी पर राहुल का पीएम मोदी पर जुबानी हमला, कहा उन्हें है पीएम के भ्रष्टाचार की जानकारी, संसद में बोलने से रोक नहीं रही सरकार, कहा उनके पास है प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी जानकारी। नोटबंदी पर संसद में नहीं थमा बवाल, लोकसभा और राज्यसभा फिर हुई स्थगित। 4 दिनों की छुट्टियों के बाद शुरू हुई थी कार्यवाही। नोटबंदी के 36वें दिन भी कैश के लिए कतार में देश, कई एटीएम खाली तो बैंकों में भारी भीड़। यूपी के महाराजगंज और प्रतापगढ़ में बैंक से कैश नहीं मिलने से भड़के लोग, बैंक में जड़ा ताला, लगाया जाम, वाहनों में की तोड़फोड़। यूपी सीएम अखिलेश यादव ने नोएडा ग्रेटर नोएडा को दी कई सौगातें। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रो ट्रायल रन का किया शुभारंभ, बीएसपी को बताया बीजेपी का मददगार। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंसर बिल्डर्स को बड़ा झटका, गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा गांव में हुए जमीन अधिग्रहण को किया रद्द, किसानों से ली गई थी जमीन। देश की बात में स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनंत। देश की बात में आपको दिखाएंगे हम कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घूस कांड में नाम लेने पर पहली बार क्यों सामने आया गांधी परिवार। नोटबंदी में भ्रष्टाचार पर संसद और बाहर क्यों मचा है घमासान। संसद के दोनों सदनों का हुआ क्यों स्थगन। पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा क्या है राहुल गांधी के पास। सरकार के लिए कालेधन का मुद्दा उठाना जरूरी या मजबूरी। कम नहीं हुई हैं नोटबंदी की तकलीफें और नजर आने लगे हैं दूर तक असर, साथ में और भी बहुत कुछ। देश की बात में इन्हीं तमाम मुद्दों पर आपके सामने हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने समाचार चैनल को मानहानि का नोटिस भेजा है। यह पहला मौका है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किसी मामले में निजी हैसियत से मानहानि का नोटिस भेजा। चैनल ने अपने कार्यक्रम में अगस्ता वेस्टलैंड डील का जिक्र करते हुए परिवार शब्द के बारे में कहा था कि परिवार से मतलब सीधा गांधी नेहरू परिवार है और इसी के ऊपर उनको मानहानि का एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया। आपको बता दें, अगस्ता वेस्टलैंड घूस मामले में मानहानि का नोटिस जारी करने की बात सामने आई है और एक निजी चैनल को ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें उसके एक शो के दौरान सीधा मतलब कहा गया था कि परिवार का मतलब नेहरू गांधी परिवार है और इस शब्द को नेहरू गांधी परिवार से जोड़ने पर यह नोटिस भेजा गया। और यह पहली दफा हुआ है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी के बजाय निजी तौर पर ऐसा कोई नोटिस भेजा है किसी को। आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में लगातार जिस तरीके से नए खुलासे सामने आ रहे थे, उसके बाद काफी लोग इसमें शक के घेरे में सामने आ रहे थे और कई दफा कई नाम भी उछलते सामने आ रहे थे। लेकिन इसमें एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक समाचार चैनल को मानहानि का नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि निजी चैनल CNN IBN को यह नोटिस भेजा गया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने समाचार चैनल CNN IBN को मानहानि का नोटिस भेजा है। यह पहला मौका है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किसी मामले में निजी हैसियत से मानहानि का नोटिस भेजा है और यह नोटिस एक निजी चैनल CNN IBN को भेजा गया है। चैनल ने अपने कार्यक्रम में अगस्ता वेस्टलैंड का जिक्र करते हुए परिवार शब्द के बारे में कहा था कि परिवार से मतलब नेहरू गांधी परिवार है और पूरा नोटिस भी हमारे पास है और कुछ ही वक्त में APN पर एक्सक्लूसिव तरीके से वो नोटिस भी आपको दिखाया जाएगा कि उस कानूनी नोटिस में क्या कहा गया है और क्या लिखा गया है। और इस वक्त इंडिया लीगल के एडिटर इन चीफ इंद्रजीत बादवार साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। बादवार साहब, ये जो नोटिस भेजा है और उससे पहले CNN IBN के शो के दौरान परिवार का सीधा मतलब नेहरू गांधी परिवार से जोड़ा जाना, उस पहली घटना पर आपकी प्रतिक्रिया?
हाँ, ये आपका कहना सही है। ये नेहरू गांधी परिवार पे आपको पता है कि बहुत सारे इल्जाम लग चुके हैं जी पिछले 25-30 साल में। पहले बोफोर्स के टाइम पे खुलेआम न्यूज चैनल्स और अखबार और खासकर इंडियन एक्सप्रेस, जी जिसमें राम जेठमलानी रोज लिखा करते थे 10 क्वेश्चंस फॉर राहुल गांधी, जी और वीपी सिंह उनके खिलाफ जाके चर्चा करते थे, गली गली में शोर है, राहुल गांधी राजीव गांधी चोर है, इस तरह के नारे लगते थे। मगर आज तक और मैं भी एक पत्रकार था जो उस टाइम पे शामिल था इसकी कार्रवाई में, बोफोर्स की कार्रवाई में, और उससे पहले HCW सबमरीन की खरीदारी की कार्रवाई में, जिसका खुलासा वीपी सिंह ने, जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री थे और कुछ डिफेंस में भी रह चुके थे, उन्होंने किया था और ये पब्लिक मसला बन चुका था जी। पर उस टाइम हालांकि जेपीसी बन चुकी थी, इन मामलों की कार्रवाई अंदर कांग्रेस अंदर हुई थी, पार्लियामेंट के अंदर ही हुई थी, मगर एक बार भी या मिसेस गांधी ने या उनके कोई भी समर्थकों ने प्रेस के खिलाफ कभी नोटिस नहीं भेजा जी। उन्होंने कहा जो हम जवाब देना है हम पार्लियामेंट में देंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस द्वारा देंगे जी। और उस टाइम पे उनका स्पोक्समैन, जब बोफोर्स के कांड में लगातार इल्जाम लगाए जाते थे जी। तो उनके स्पोक्समैन आनंद शर्मा होते थे उस टाइम को, जो हर शाम को क्वेश्चन, जो इनसे प्रश्न होते थे प्रेस के, उनका वो जवाब देते थे और उनका हालात उस टाइम काफी खराब होता था जी। पर अब तो स्थितियां आप देखिए काफी बदल चुकी हैं जी। उस टाइम इनकी पार्टी के अंदर से ही इन पे इल्जाम लग रहा था, फिर वो पार्टी टूटी और जन मोर्चा खड़ी हुई, वो जन मोर्चा जाके फिर जनता दल बन गई, वो जनता दल के प्रभारी और फिर उसके हेड वीपी सिंह बन गए। पर इस टाइम जो पॉलिटिक्स चल रही है हिंदुस्तान में, आप देखिए इसमें जो क्रूरता है और ये जो बिटरनेस वो बहुत ही बढ़ चुकी है जी। और इस टाइम पे एक ये भी इल्जाम लग रहा है पूरे सोशल मीडिया पे और एल्सवेयर कि मीडिया बढ़ चुकी है, कि मीडिया पेड मीडिया हो गई है कि लोग मीडिया को पैसे देके दूसरे लोगों की बदनामी करवाते हैं जी। तो मेरे ख्याल में जो स्थिति जो बदल चुकी है, इसको नुक्ते नजर में देख के, इसके नुक्ते नजर से मुझे लग रहा है कि पहली बार जी के राहुल ने और सोनिया जी ने IBN CBN के खिलाफ जी नोटिस जारी किया है जी। क्योंकि उनका ये भी कहना है, और जैसे कि कांग्रेस वाले काफी ये भी कहते हैं कि जो काफी जो चैनल है बिक चुके हैं, और इसमें CBN IBN में भी हमारी वैसे कोई CBN IBN से कुछ लेन देन नहीं है ना, तो किसी मैं सिर्फ पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूँ जी। और मेरे ख्याल में मगर ये फीलिंग है कांग्रेस में कि CBN IBN के अंबानी का चैनल है, किसी बड़े जो उद्योगपति हैं उन लोगों का चैनल है, और जो उद्योगपति हैं वो काफी मिलजुल के पत्रकारों के साथ जी। ये जो न्यूज चैनल्स हैं, बिल्कुल बादवार साहब, ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट लिंकेज करने की बात सामने चीजें जरूर तो जाहिर तौर पर आती है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पेड मीडिया और येलो जर्नलिज्म की जो बात है हम लोग आपने कही अपने बात में, तो क्या ये उसी की वानगी होने का अंदेशा इस बारे में जाता है कि सीधा परिवार का मतलब नेहरू गांधी परिवार जोड़ दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मैं जो कह रहा हूँ जी, असल में वो एक और भी स्पष्ट तौर से आप बात दोहरा रहे हैं जी, क्योंकि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ जी। क्योंकि देखिए येलो जर्नलिज्म सोशल मीडिया द्वारा और जो एस्टैब्लिश चैनल है उनके द्वारा इतनी बढ़ चुकी है जी कि जो ये जो डेफर्मेशन नोटिस जो जाने शुरू हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि राहुल ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के साथ मिलकर जी, और जिसमें मेरा ख्याल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, काजू साहब भी उस याचिका में शामिल थे जी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे कि ये जो डेफर्मेशन केसेस जो होते हैं जी जी जी, नाम हानि इसको कहते हैं हिंदी में आप जी, मानहानि का मुकदमा, मानहानि अच्छा शब्द है जी। अब मैं भी इसको याद रखूंगा कि मानहानि को क्रिमिनल के IPC से निकाल देना चाहिए, इसको सिर्फ एक सिविल सूट होना चाहिए जी। बट द वेरी फैक्ट दैट राजीव गांधी अब गए हैं, सॉरी सोनिया और राहुल गांधी जो गए हैं सर, राहुल गांधी जी और सोनिया गए हैं, और उन्होंने अपने परिवार
का नाम साफ करने के लिए उन्होंने कहा है कि अब चलिए कोर्ट में जाते हैं और देखते हैं कि कौन सच बोल रहा है जी या कौन झूठ बोल रहा है। जी तो इस पे मेरे ख्याल में जो ऑनेस्ट चैनल हैं, जी जो जिनके पास बयान होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और जो बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ये नहीं मतलब कि चैनल जो हैं जैसे हमारा एपीएन चैनल है जी ये कभी दूर हटे किसी बार के पर्दाफाश करने के लिए। ये तो चैनल की और ये हमारा कर्तव्य बनता है पत्रकार होने के कारण कि हम लोग जो गवर्नमेंट है कि हम ही लोग हैं जो वॉचडॉग बने रहे कि पर्दाफाश करें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने भी कोई इल्जाम लगा दिया तो हम लेके किसी का नाम लेके और कहे कि 5 मिलियन। बिल्कुल बदवार साहब, एक स्वतंत्र पत्रकारिता की पहचान में यही होती है कि जब तक आपके पास सबूत ना हो अपनी बात साबित करने के लिए तब तक चीजों को कहना सही नहीं है और सुनी सुनाई बातों को ना ही कहा जाए तो बेहतर होगा। बदवार साहब के पास मैं वापस लौटूंगा। इस वक्त अपने दर्शकों को उस नोटिस की तस्वीर हम दिखा देते हैं, वो नोटिस दिखा देते हैं जो लीगल नोटिस मानहानि का भेजा गया है CNN IBN को सोनिया गांधी और राजीव गांधी की तरफ से। आपको बता दें कि CNN IBN ने अपने शो के दौरान परिवार शब्द का मतलब अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जब वहां पर शो चल रहा था उसमें परिवार शब्द का मतलब सीधा नेहरू गांधी परिवार से जोड़ा, जिसके बाद ये पहली दफा हुआ है जब पार्टी के बजाय निजी तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो कि पार्टी अध्यक्ष और पार्टी उपाध्यक्ष ने CNN IBN को एक लीगल नोटिस इशू किया है। मानहानि का नोटिस है और उसी नोटिस की कॉपी जो कि एपीएन के पास है वो कॉपी आपको हम दिखा रहे हैं। और बदवार साहब जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इंडिया लीगल के एडिटर इन चीफ साहब है और पत्रकारिता का लंबा अनुभव, उसमें भी यही बात सामने आती है कि जो चीजें एक इनडायरेक्ट लिंकेज करने की कोशिश की जाती है कि भाई कहीं पेड न्यूज तो नहीं है, येलो जर्नलिज्म तो नहीं है, तो उसका शक भी यहां पर जाता है। साथ ही साथ अगर एक पत्रकारिता की परिभाषित अगर उस पत्रकारिता को किया जाए तो जब तक आपके पास बेहतर सबूत ना हो अपनी कही हुई बात को पुख्ता करने के लिए तो शायद चीजें कहीं जानी बहुत उचित नहीं होती हैं। और ऐसे ही अब चीजें अदालत में शायद ये चीजें सामने आएंगी, किस बिना पर ये चीजें कही गई थी और किस बिना पर ये चीजें रखी गई सामने और कितनी सत्यता इनमें सामने आती है। बदवार साहब आपके पास मैं वापस आता हूं अपने सवाल के साथ। टीवी की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि टीवी में जो वाकया सामने आया, अगर सोशल मीडिया के ट्रेंड पे हम लोग एक बार नजर डालते हैं तो वहां पे भी कई हैंडल्स ट्विटर पे फेसबुक पे दिखाई पड़ते हैं जैसे कि किसी प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हो। तो क्या इंट्रूजन बहुत बढ़ गया है येलो जर्नलिज्म का इस वक्त पे? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे जो ये ट्विटर टीम जो पॉलिटिकल पार्टी हायर करती हैं जी, और इसमें सब शामिल है जी। टू ये कांग्रेस भी हायर करती है ट्विटर टीम्स को, और इसमें सबसे माहिर जो है जी। और मैं किसी की पार्टी की ये नहीं कह रहा कि ये पार्टी अच्छी है या दूसरी पार्टी बुरी है जी। हमने जो देखा है हमें देखा है इसमें सबसे जो माहिर है वो बीजेपी है जी। मतलब वो सबसे एडवांस कि उनकी ट्विटर टीम इतनी एक्सपीरियंस है, हाँ। इतनी अनुभवी है जी कि वो किस तरह से ट्विटर के ट्वीट के हैंडल्स के कितने नाम वो ले लेते हैं जी, किस तरह से वो उनको जो ट्वीट करते हैं कि उनको पैसा दिया जाता है, 1 घंटे में आप लोग इतने ट्वीट करेंगे, तो हम लोग ये समझते हैं कि ये पार्टी के या किसी नेता के समर्थक है, बट इनको लाइन जो दी जाती है उसमें झूठ भरा जाता है, सरासर झूठ भरा जाता है जी। और वो झूठ वो हजारों हैंडल से लेके ट्वीट करेंगे, इस टाइम से इस टाइम की आपकी बारी है, इस टाइम की आपकी, इस टाइम की आपकी, उनके टाइम बन रहते जी। और ये एक बिल्कुल एक कला बन गई है। अब इसका वो क्या जो खामियाजा जो है जी, इसका हम लोगों को भी जो मैं जो अपने आप को और अपने एपीएन को और अपने इंडिया लीगल की संस्था को जी, एक बिल्कुल ईमानदार एक संस्था मानता हूँ जो हम किसी तरफ हम सिर्फ सत्य की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं जी। और गलतियां तो सत्य होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो सच है चाहे वो खुलासा हो चाहे वो खबर हो जी, अगर कोई खबर है तो हम जैसे हम कहते हैं खबर हो तो दिखेगी, तो हम वो खबर दिखाते हैं जी। और इसका खामियाजा होता है पूरी प्रेस की क्रेडिबिलिटी पे जी, और पूरे जो मेन लाइन प्रेस है जी दुर्भाग्यपूर्ण उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी ये जो सोशल मीडिया में झूठ फैलाया जा रहा है वो उसका असर पड़ता है। और कभी कभी जो मेन लाइन मीडिया होते हैं जैसे मेरे ख्याल में CNN IBN
हो सकता है, जी। उन्होंने ये सोशल मीडिया से पिकअप किया जी। और सोशल मीडिया में ये बात प्लांट की गई हो, हाँ। पैसा देके, हाँ। तभी इसको कहते हैं पेड न्यूज। जी। पेड न्यूज नेसेसरीली वो नहीं होती जी। कि जो समझे कि मैं करूं जी। और मुझे किसी उद्योगपति ने या किसी करोड़पति ने या किसी बड़े पॉलिटिशियन ने जी। कि मुझे करोड़ रुपए 2 करोड़ पकड़ा दिए और कहा कि भाई आप जाके जरा ये न्यूज निकाल दीजिए। नहीं, ये तरीका जी। मैंने सुना है बहुत टू रीजनल चैनल्स में ये भी तरीका अपनाया गया है। हाँ, हाँ। पर ज्यादातर जो पेड न्यूज होती है वो होती है जो पे करके जी। पैसा देकर जी। जो गलत खबर ट्वीट करवाते हैं और सोशल मीडिया पर बिल्कुल फैलाते बादवार हैं। साहब, तो उसके बाद वो न्यूज जी। जो बड़े न्यूज चैनल है वो पिकअप करके उसको दोहराते हैं। जी। तो उसके खिलाफ फिर क्या है, उसके हाँ। खिलाफ तो मेरे ख्याल में डेफिमेशन एक प्रॉपर नेक्सस, आपका कहना है बदवार साहब कि प्रॉपर नेक्सस इसके लिए काम करता है, पूरा नेटवर्क इसके लिए काम करता है। उस बारे में एक पत्रकार के तौर पर हम लोगों को सभी पूरी फ्रेटर्निटी को सोचने की जरूरत है कि अगर ये मामला सही साबित अगर होता भी है तो एक और चिंता की वजह हमारे बन जाती है कि अब हम अपनी पत्रकारिता को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बदवार साहब आपका हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर इंसाइट्स पूरे मामले में देने के लिए। बता दें कि एक मानहानि का मामला CNN-IBN की तरफ से नोटिस भेजा गया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से। और इस नोटिस के बाद चीजें सामने आने वाली हैं कि दरअसल उस वक्त वस्तु स्थिति थी क्या। और ये लीगल नोटिस आपको हम दिखा रहे हैं वही जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी APN के पास है, जो CNN-IBN को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से भेजा गया है। तो वहीं संसद में नोटबंदी के मुद्दे पर तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा में नोटबंदी मुद्दे पर गतिरोध जारी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पर नाराज नजर आए। उनका आरोप था कि सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग के बीच सदन की कार्रवाई बाधित हुई और आखिरकार इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। नोटबंदी पर संसद ठप है। जिस नोट बैन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए उसे लेकर सड़कों पर संग्राम जारी है। संसद से नोटबंदी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हाँ तो जाने दो ना, जब जाएंगे तभी बोलेंगे। देखिए, Let them go to the street. then how you allowed the BJD to talk? How you allowed them? How you allowed? I want to ask, how you allowed? This is unfair. When you are 16 तारीख से आप कोशिश कर रहे हैं, 16 तारीख से आप कोशिश कर रहे हैं, 16 तारीख से आप कोशिश कर रहे हैं, डिबेट हो जाए, हम तैयार हैं हर चर्चा के लिए तैयार। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सरकार ने विरोध जताया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि नेता विपक्ष का लोकसभा अध्यक्ष की मंशा पर सवाल उठाना शर्मनाक है। बहुत अफसोस की बात है, इट्स ए वेरी सैड डे। द ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन इज चैलेंजिंग द ऑनरेबल स्पीकर। ही हैज नो इंटरेस्ट टू चैलेंज द स्पीकर, ही कैन नॉट डू दैट। मैडम, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट रिगार्डिंग नोटबंदी, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर अ डिस्कशन। लोकसभा में नोटबंदी के बाद पुराने नोट बदलने के खेल पर स्टिंग ऑपरेशन का मुद्दा भी उठा। बीजेपी ने कहा कि इस स्टिंग के बाद उन दलों की पोल खुल गई है जो नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। आज ये बेनकाब हो जाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी कभी आजादी की लड़ाई में भाग ले रही थी, आज वो कांग्रेस पार्टी कमीशन एजेंट के रूप में पैसा बदलने का काम कर रही है। अब कैसे मुंह दिखाएंगे? आज समाजवादी पार्टी हो, बहुजन पार्टी, देश के 4 पार्टियों के 4 नेताओं ने जिस तरीके से एक कमीशन एजेंट के रूप में ब्लैक मनी को लेकिन ये सारा मैनेज किया हुआ है क्योंकि बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है स्टिंग ऑपरेशन में। विरोधी पार्टियों के एक एक आदमी पकड़ लिया। मुझे लगता है उनको पैसा वैसा बीजेपी के लोगों ने दे दिया होगा। 4 दिन की छुट्टी के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते की शुरुआत हंगामेदार हुई। विपक्ष ने नोटबंदी पर जबरदस्त हंगामा किया।
पीएम मोदी भी लोकसभा पहुंचे, लेकिन उनकी मौजूदगी का कोई असर नहीं दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्पीकर सुमित्रा महाजन से नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को नोटबंदी पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। सदन में जहां स्पीकर सांसदों को समझाते नजर आए, तो वहीं संसद के बाहर उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखी। तो मैंने कहा जो शांति से बैठे हैं, और उसमें भर्तृहरि मेहताब और कुछ लोग ऐसे थे कि ना उनकी पार्टी के लोग भी कहला करे, तो मैंने इसलिए जानबूझ के कहा मैं उनको बोलने देती हूँ जो शांति से बैठते हैं। वो बोलना चाहते वो बोले। उसके बाद मैंने खड़गे जी का नाम भी लिया था और मैंने कहा था आप बोलो, लेकिन कम से कम आपके लोगों को अपनी सीट पे तो जाने के लिए बोलो। दैट वाज द ओनली थिंग। होता है। तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया। उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उस पूरे मामले की शुरुआत हुई राहुल गांधी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि वो पीएम की पोल खोलना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी उन्हें संसद में कुछ भी बोलने से रोक रही है। राहुल के बयान का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल जितना बोलेंगे कांग्रेस उतनी ही बेनकाब होगी। राहुल के बोलने से संसद में भूकंप नहीं आएगा, बल्कि उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नोटबंदी पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। संसद में जोरदार हंगामे के कारण नोट बैन पर बहस नहीं हो पा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नोटबंदी के मुद्दे पर बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि उनके पास पीएम को लेकर एक ऐसी जानकारी है जो उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल देगी, और इसी डर से सरकार उन्हें सदन में बोलने नहीं दे रही। प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है। हम उसको रखना चाहते हैं। हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में हमें बात करने दीजिए, हम सब दिखा देंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल के आरोपों से बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है, क्योंकि उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। देश के 100-125 करोड़ लोग अगर मोदी जी को पसंद करते हैं तो इसीलिए पसंद करती है। एक भी दाग नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं, इसके लिए पसंद करते हैं। अरे हम तो कह रहे बोलो, भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1 महीने से पूरा विपक्ष नोटबंदी पर लोकसभा में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार और पीएम नहीं चाहते हैं कि लोकसभा में इस पर चर्चा हो, क्योंकि उन्हें डर है कि हकीकत सबके सामने आ जाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल को बात का खुलासा करने की चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के निजी भ्रष्टाचार की जानकारी होने का दावा करने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल कहते हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस खुद लोकतंत्र का मजाक बना रही है। आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई हैव बीन चोजन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मुझे हिंदुस्तान अमेठी के लोगों ने चुना है। मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं। मेरी जगह वहां बोलने की है, और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं, और मुझे रोका जा रहा है। लोकतंत्र की ऐसी भर्त्सना, लोकतंत्र की इतनी अवमानना जितनी कांग्रेस ने की है, आज तक संसद में किसी ने ऐसी अवमानना लोकतंत्र की नहीं की है। इनकी सांसदीय लोकतंत्र में आस्था नहीं है। तो ये आपातकाल वाले कांग्रेस है, यह आजादी लड़ने वाली कांग्रेस नहीं है। अब बदल गई कांग्रेस। वो गांधी अलग थे, ये गांधी अलग है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया देशों की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। एक मीडिया कंपनी की ओर से आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने निवेश पर जोर देते हुए कहा कि भारत निवेश के लिए केवल एक बेहतर जगह ही नहीं, बल्कि भारत में निवेश का फैसला हमेशा सही होता है। इस मौके पर वो नोटबंदी का जिक्र करना नहीं बोले। उन्होंने कहा कि अब हम डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था से कालाधन और भ्रष्टाचार को खत्म करना सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। नोटबंदी पर विपक्ष के तमाम विरोधों के बावजूद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर काला धन हटाने की कोशिशों को सही ठहराया। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव 2016 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि सिस्टम से काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है, ताकि लोगों के लिए ज्यादा अवसर पैदा किए जा सकें। India is currently witnessing an economic transformation. Presently, cleaning the system from black money and corruption is very, very high on my agenda. This goes closely after digitization and introduction of GST. इकोनॉमिक टाइम्स एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव 2016 में मलेशिया के पीएम नजीब रज़ाक की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने को लेकर काफी कदम उठा रही है। सरकार टैक्स सिस्टम में बदलाव कर जीएसटी लाने जा रही है। प्रधानमंत्री ने अगले साल जीएसटी लागू होने का भरोसा जताया। I'm happy to share that the constitutional amendment for goods and service tax (GST) has been passed. This is expected to be implemented in 2017. प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों से भारत में निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत में बिजनेस शुरू करने के नियमों को सरल बनाया है। हमारी कोशिश भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन में ग्लोबल हब बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो वहीं नोटबंदी का असर अब रोजमर्रा के जीवन पर दिखने लगा है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोगों को हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। नोटबंदी के चलते जहां पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है, तो वहीं व्यापार और छोटे छोटे उद्योगों पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा है। नोटबंदी के 1 महीने से ज्यादा हो जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नोटबंदी के 36वें दिन भी देश कतार में खड़ा है। बैंकों में जहां भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं एटीएम के बाहर लोग घंटों घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। नोटबंदी से निपटने की सरकार की तैयारी हर मुकाम पर कमतर नजर आ रही है। सरकार के दावे और वादे धरे के धरे रह गए हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिखा है। लोग पहले की तरह ही बैंकों और एटीएम के बाहर पैसों के लिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्या कर रही है। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। सरकार का दिमाग काम नहीं कर रहा है इस टाइम कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई सूझबूझ सब खत्म हो गई है उनकी। अब इसको पब्लिक, अब हम भी बच्चों को छोड़ के अपने यहाँ पे लगे हुए हैं, काम धंधा छोड़ के। नोटबंदी से उबरने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। खुद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सामने आकर स्थिति के जल्द सामान्य होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सियासी बयानों से मेल खाती नजर नहीं आती। लोग अपने ही पैसों के लिए धक्के खाने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर के जाना हो या मिल्क बूथ पर जाना हो, इस इमरजेंसी में तो लोग यूज कर सकते हैं ना एटलीस्ट, पर इससे आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। पहले परेशान और कोई नहीं है, रिच आपको लाइन में कोई ऐसा नहीं दिखेगा। रिच इंसान, सिर्फ आम लोग परेशान, और आगे और भी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। कम से कम 31 तक तो चलानी चाहिए था ना। नोटबंदी का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। तमाम दिक्कतें भी अब सामने आने लगी हैं। संयम के साथ अपने पैसों के लिए लाइन में लगी जनता इस बात की बाट जोह रही है कि नोटबंदी पर सरकार की नरमी आखिरकार कब खत्म होगी। कब सरकार को ये महसूस होगा कि उसके जिस फैसले के साथ जनता खड़ी है, अब वही फैसला उसे तकलीफें देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो वहीं नोटबंदी के बाद देशवासी कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं और फिर कैश नहीं मिलने से लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यूपी के महाराजगंज और प्रतापगढ़ में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। महाराजगंज के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पनियरा शाखा में सुबह 4 बजे से ही कैश के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े थे। अचानक लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि आज भी उन्हें कैश नहीं मिलेगा। आक्रोशित लोगों ने बैंक का शटर गिरा दिया और बीएमसीटी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वाहनों में जमकर तोड़फोड़ भी की। नाराज लोगों ने बैंक कर्मियों पर आरोप लगाया
कि वो कमीशन लेकर ब्लैक मनी को सफेद कर रहे हैं और बैंक में पहुंचा पैसा आम आदमी को नहीं दिया जा रहा है। 4 बजे से आकर हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, मगर कैशियर और मैनेजर का पैसा नहीं है। यहाँ तक है 1 लाख में 10,000 रिश्वत लेकर वो लोग सबको पैसा दे रहे हैं। से बताइए हमारा हम लोग अब पैसा नहीं निकल रहा है, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए? सब पैसा क्या कैसा बैंक के पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? जबकि प्रतापगढ़ में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सिविल लाइन ब्रांच में कैश नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बैंक में ताला लगाकर बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया और जमकर हंगामा काटा। हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, 10 बजे आए, पहले बोले 2000 मिलेगा, हम लोग बोले 2000 लेना हो तो एटीएम में क्यों ना चले जाएं, एटीएम में पैसे 2000 मिल रहे हैं। फिर इन्होंने बोला फिर बाद में समझौता हो कि 6000 देंगे, वो 6000 बोल गए, लेकिन तब से लौट के ही नहीं आया। मोदी सरकार ने भले ही काले धन के कुबेर पतियों पर नकेल कसने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक बैंकों में पैसा नहीं पहुंचने से लोगों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है, जिसका निशाना बैंक कर्मचारी बन रहे हैं। ऐसे में यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और बैंक में हो रही पैसे की किल्लत खत्म नहीं होती है तो आने वाले समय में ग्राहकों का गुस्सा और बढ़ सकता है। महाराजगंज में अर्जुन कुमार मौर्य के साथ मनोज कुमार त्रिपाठी, APN प्रतापगढ़। उधर नोटबंदी के बाद जारी छापों और धरपकड़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जांच एजेंसियों को लगातार कामयाबी मिल रही है। देश के 5 शहर दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा, पुणे और चंडीगढ़ में बुधवार को 7 करोड़ 4 लाख रुपए के नए और पुराने नोट जब्त किए गए। पहला बड़ा मामला राजधानी दिल्ली में आया, जहां पुलिस IT ने 3.25 करोड़ रुपए एक होटल से बरामद किए। जब्त की नकदी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों की गड्डियों की शक्ल में है। एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन की जांच से बचाने के लिए नोटों की गड्डियों की पैकिंग खास तरह के वायर और टेप से की गई। कहीं दूसरे मामले भी सामने आए, जिसमें कहीं बैंक अधिकारी कालेधन को सफेद करते नजर आए तो कहीं राजनेता अपने रसूख का फायदा उठाते हुए दिखे, जो साफ दर्शाता है कि जिनके कंधों पर देश की दिशा और दशा सुधारने की जिम्मेदारी थी, वो इसमें असफल रहे हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के ऐतिहासिक ऐलान के बाद एक नई उम्मीद और सपना इस देश की हर आंख में पल रहा था कि हमारा देश बदल जाएगा। सपना टूटा, आंख खुली। हालांकि हर दिल को समझने में जरा देर लगी कि लोग हैं कि बदल नहीं रहे हैं। देश का सिस्टम है जो देश को बदलने नहीं दे रहा है। आम आदमी जो पहले अपनी परिस्थिति बदलने का इंतजार करता था, आज देश की परिस्थितियों को बदलने का इंतजार कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री को देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले काले धन का तो पता था, लेकिन वो अपनी ही सरकार के काले धन के संरक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता का शायद अंदाजा नहीं लगा पाए। वो इस बात को भूल गए कि जिन लोगों के सहारे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध का आगाज कर रहे हैं, वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिनके हाथों में तिजोरी की चाबी है, वो ही तिजोरी खाली करने में शुरू हो गए हैं। परिणाम स्वरूप जो आम आदमी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा था, आज उस आम आदमी के सब्र का बांध टूटने लगा है। प्रधानमंत्री को 2 मोर्चों पर झटका लगा है। पहला, वित्त मंत्रालय ने शायद इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि नोटबंदी के बाद देश भर में कैश की इस कदर कमी हो जाएगी और लोगों के बीच इसे लेकर अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। बैंकों और ATM पर रोज लंबी लंबी कतारें मोदी सरकार की काले धन के खिलाफ कथित मुहिम को मुंह चढ़ाती हुई नजर आती हैं। एक और पहलू जिसने PM मोदी की योजना पर पानी फेर दिया, वो है राजनेता, ब्यूरोक्रेसी और बैंक अधिकारियों का रवैया। आम आदमी लाइन में खड़ा 2000 रुपए बदलने का इंतजार करता रहा और इन लोगों ने करोड़ों बदल दिए। छापेमारी में जो नोट जब्त हो रहे हैं, वो किसी के हक के थे। वो करोड़ों की रकम जो मुट्ठी भर लोगों से जब्त हुई, वो करोड़ों की आवश्यकताएं पूरी कर सकती थी। यही इस देश का दुर्भाग्य है, जब वो लोग जो जिनके कंधों पर देश को बदलने की जिम्मेदारी है, वो ही नहीं बदल रहे, तो देश कैसे बदलेगा। कई बैंक काले धन को सफेद करने के काम में लिप्त पाए गए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कई और शहरों में बैंक मैनेजर और दूसरे बैंक अधिकारी कुछ विशिष्ट लोगों के काले धन को सफेद करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के शक में देश के 50 बैंकों की ब्रांच में छापेमारी भी की। पीएमओ ने देश के तकरीबन 500 बैंकों में स्टिंग ऑपरेशन भी कराया।
प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का कदम भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाया था, लेकिन 10 नवंबर से लेकर आज तक इस एक महीने में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना तो देश के इतिहास में शायद आज तक नहीं हुआ होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 14.5 करोड़ के 1000 और 500 के नोट प्रचलन में थे, जबकि आज की तारीख तक लगभग 12 करोड़ के प्रतिबंधित नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं, जबकि 30 दिसंबर तक का समय भी शेष है और ऐसी उम्मीद है कि अभी बैंकों में और धन जमा होगा। अगर आंकड़े सही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था का सारा काला धन सफेद हो चुका है। इसे क्या कहा जाए? अगर सरकार भ्रष्टाचार और काला धन खत्म करना चाहती है तो सबसे पहले सरकार को आम आदमी को यह भरोसा दिलाना होगा कि देश के साथ गद्दारी करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और ये काम केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बेईमान राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट और बैंकों के उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए जिनकी वजह से बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नई मुद्रा होने के बावजूद देश में आम आदमी के लिए नई मुद्राओं की कमी 1 महीना बीत जाने के बाद आज भी बनी हुई है। ऐसा नहीं होने पर प्रधानमंत्री के सपनों का तो पता नहीं, लेकिन आम आदमी एक बार फिर हार जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका देश की बात में। छोटा सा सवाल लेकिन बहुत बड़ा सवाल भी ये है कि जब हम नोटबंदी की बात करते हैं, काले धन पर रोक की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर रोक की बात करते हैं, तो फिर ये कैसे संभव हो जाता है कि कई 100 करोड़ की मुद्रा नए नोटों की जब्त की जाती है अलग अलग ठिकानों से? लूप होल बीच में कहां है? देखिए, जब ये नोटबंदी का मामला सामने आया और उसके बाद जिस ढंग से जो काला धन रखने वाले थे उन्होंने लोगों को लाइन में लगाया और नोट बदलवाए, बैंकों से नोट आया। वास्तव में इतना एक विश्वास तोड़ने वाली बात थी ये, जो आप देख रहे हैं कि जो नाराजगी लोगों में होती है, उन्हें लगता है कि साहब हम परेशान हैं और ये लोग इतने बड़े बड़े संख्या में नोट बदलवा लिया इन लोगों ने, तो उससे नाराजगी है। ये पूरे सिस्टम का फेलियर है और जब तक एक एक नोट नहीं निकालेगी सरकार, तब तक लोगों का विश्वास नहीं जमेगा। अब कार्रवाई हो रही है, लोगों को लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन ये 2 दिन की बात नहीं है, ये महीनों तक चलना चाहिए। एक एक नोट बाहर आना चाहिए, वरना लोगों को लगेगा कि साहब उनके साथ ईमानदारी नहीं की गई। ब्रजेश जी, 2 चीजें पैरेलल चलती यहां पर दिखाई दे रही हैं। पहली चीज तो ये कि लगातार अब तक 12 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं जो प्रतिबंधित नोट थे और अभी तकरीबन 20 दिन का वक्त शेष भी है, तो उसमें और पैसा भी आ सकता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। तो और दूसरी तरफ लगातार जो नए नोट हैं वो बाहर पकड़े जा रहे हैं। अगर हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं तो इन चीजों पर अंकुश लगाया जाने का मैकेनिज्म क्या हो सकता है? सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो वो इम्पैक्ट क्या हो सकता है? नहीं आनंद जी, इसमें तो 2 चीजें हैं। एक तो 12,000 जो करोड़ जो 12 लाख करोड़ जो पैसा आया है, ये आगे भी जा सकता है, ये पूरा आ सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हर व्यक्ति अपना पूरा पैसा बैंक में जमा कर रहा है, वो किसी दूसरे खाते जमा कर रहा है। लेकिन अब आगे की कार्रवाई ये बताएगी कि सरकार ये कैसे पता करती है कि ये काला धन है, किन लोगों ने ये गड़बड़ी की है। कुछ जगह मामले खुले हैं, जैसे दिल्ली में ही 100 करोड़ रुपया डाल दिया गया और इस तरह के पूरे देश में हुआ है। तो जब वो पूरा छाटा जाए, देखा जाए कि कौन से किन लोगों ने इस ढंग से बेईमानी की है और किन लोगों ने इस तरह काले धन को सफेद करने की कोशिश की है, जब वो निकलेगा और ईमानदारी से निकलेगा तब पता चलेगा कि काला धन कितना था, कैसे आ गया, ये फिर कैसे सिस्टम में डालने की कोशिश की गई, तब इसका पूरा निस्तारण हो सकता है। वरना ऐसे तो नहीं हो सकता कि साहब हर कोशिश में लगा हुआ है कि साहब पूरा धन डाल दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर इंसाइट्स इस पूरे मामले में देने के लिए। एक तरफ जनता नोटबंदी की मार से त्रस्त है तो दूसरी ओर यूपी में बीजेपी ने अपने प्रचार प्रसार के लिए सैकड़ों मोटरसाइकिल खरीद रही है। मामला पूर्वांचल के गोरखपुर का है। यहां खोराबार ब्लॉक के जंगल सीकरी गांव में एक प्लॉट में 248 बाइक रखी हैं जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है।
विपक्ष का आरोप यह है कि ये सभी बाइकें काले धन से खरीदी गई हैं। नोटबंदी से जहां देश की जनता में हाहाकार मचा है और लोग कैश के लिए बैंकों और एटीएम पर भटक रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय बेनीगंज के नाम से खरीदी गई 248 बाइकों ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। गोरखपुर क्षेत्र के जंगल चवरी में बीजेपी का स्टिकर लगी टीवीएस कंपनी की 248 बाइक खड़ी हैं। पार्टी के क्षेत्रीय प्रवक्ता इस मामले में उल्टी सीधी दलीलें दे रहे हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि ये बाइकें काले धन से खरीदी गई हैं। भाई देखिए, हमने भी इसकी अखबार में मैंने पढ़ा है, देखा है, लेकिन पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से इसकी कोई जानकारी अभी हमको नहीं है। जब भी जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। बीजेपी मतलब भारतीय झूठा पार्टी, इनको शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ जनता मर रही है और 200 कुछ बाइक ये खरीद के अपने कार्यकर्ताओं में बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 2.5 लाख रुपए में शादी कर लीजिए, और उनका मंत्री जो है 50-50 करोड़ रुपए में शादी कर रहा है। गोरखपुर मंडल में 62 विधानसभा क्षेत्र हैं। माना जा रहा है कि मंडल के हर विधानसभा क्षेत्र में 4 बाइकें बांटी जाएंगी। एक बाइक की कीमत 37,105 रुपए है। इस तरह 248 बाइक की कुल कीमत 92,02,040 रुपए हुई, जबकि इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन की कीमत तकरीबन 6.5 लाख रुपए। इनका रजिस्ट्रेशन गोरखपुर आरटीओ से किया गया। इन्हें शाहपुर बशारतपुर से खरीदा गया है। 196 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 196 वो किसके नाम रजिस्टर्ड हुआ? क्षेत्रीय कार्यालय बीजेपी ऑफिस बेनीगंज गोरखपुर के नाम हुआ। विपक्ष ने पूरे मामले की जांच की मांग की। ऐसे में जब नोटबंदी में लोगों को 2-2 हजार रुपए मिलने मुश्किल हो गए हैं, तो बीजेपी इतनी बाइक क्यों और कैसे खरीद रही है? जब इतनी बाइक खरीदी गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं के लिए पेट्रोल का भी इंतजाम होगा। आखिर उसे कैसे खरीदा जा रहा है? कौन फंडिंग कर रहा है? बीजेपी के पास कहां से आ गए इतने नोट? इन सभी सवालों का जवाब देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा और आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जगदम्बा त्रिपाठी, एपीएन, गोरखपुर। उधर चुनावी साल में एक के बाद एक योजनाओं की लड़ी लगाने वाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा को करीब 27 सौगातों से नवाजा। साथ ही ये भरोसा भी जताया कि विकास के यही काम उन्हें 2017 में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर सीएम की गद्दी दोबारा सौंपेंगे। सीएम अखिलेश यादव ने आज नोटबंदी को भी बीजेपी की स्मार्ट गिरी बताया है, लेकिन यूपी की राजनीति में विकास की बड़ी लकीर खींचने वाले अखिलेश क्या जातीय समीकरण के दायरे को तोड़ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। चुनाव से पहले विकास के एजेंडे के भरोसे चुनाव का इंतजार कर रहे सीएम अखिलेश यादव ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को 4,357 करोड़ की सौगात से नवाजा है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी नोएडा से दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा। अखिलेश ने अपने भाषण में विकास की योजनाओं की गिनती करवाई और नोटबंदी को बीजेपी की स्मार्ट गिरी करार दिया। अखिलेश यादव को अब यकीन हो चला है कि नोटबंदी से बेहाल जनता इस बार चुनाव में कतारों में खड़े होने का खूब बदला लेगी। कम से कम अखिलेश यादव के बयानों से तो यही लगता है। उन्होंने ऐसी स्मार्टगिरी की कि पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया, और ये लाइनें अगर चुनाव तक लगी रह गईं तो जो वो वोट निकालने को बात होगी तो सोचो वोट किधर जाएगा। सपा परिवार में टिकट बंटवारे को लेकर भले ही तलवारें खींची दिखाई दे रही हों, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ किया है कि टिकट बंटवारे में अब भी उनकी मर्जी चल रही है। ये और बात है कि बात बात पर विकास के कामों की लिस्ट गिनवाने वाले यूपी के सीएम कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बेहद गंभीर हैं, क्योंकि आज एक बार फिर अखिलेश यादव कांग्रेस गठबंधन का राग अलापते नजर आए। समाजवादी लोग अकेले सरकार बनाने जा रहे हैं नंबर 1, और अगर कोई गठबंधन की बात है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, और गठबंधन हो गया तो 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी जीत जाएंगी। 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत की योजनाओं में करीब 17 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। साथ ही नोएडा एसी बस सेवा और मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई गई। अब उन योजनाओं पर नजर डालते हैं जो पूरी नहीं हुई और शुभारंभ कर दिया गया। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर काम तो शुरू हो गया, लेकिन स्पीड काफी कम है। प्रदेश भर में साइकिल ट्रैक के तहत राजधानी लखनऊ में तो ट्रैक बना दिए, लेकिन इसके अलावा प्रदेश भर में इसका निर्माण अभी बाकी है।
लखनऊ को आईटी हब बनाने के लिए 100 एकड़ भूमि पर 500 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले आईटी सिटी की प्रक्रिया जटिल है और अभी काफी काम बाकी है। लखनऊ मेट्रो का काम तो शुरू हो गया, लेकिन ये 2017 से पहले पूरा हो पाएगा ये कहना कठिन है। अखिलेश यादव ने 1 दिसंबर को मेट्रो के ट्रायल में हरी झंडी दिखाकर इसे अपने खाते में दर्ज कराने की कोशिश की। लगभग 300 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण अभी बाकी है। हालांकि 21 नवंबर को इस एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उड़ाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। साफ है कि साफ छवि के साथ विकास के रास्ते सीएम की कुर्सी पर नजरें जमाए देख रहे अखिलेश अधूरे विकास का ही ढिंढोरा पीट वोट बटोरने की सोच रहे हैं। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। और वे रुक करते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों का। ट्विटर पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाली भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को साल 2016 की ग्लोबल थिंकर्स लिस्ट में शामिल किया गया है। इस पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सुषमा को बधाई दी है। मोदी ने ट्वीट में लिखा कि सुषमा स्वराज फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल थिंकर्स लिस्ट 2016 का हिस्सा बनी हैं। हमें अपनी मेहनतकश विदेश मंत्री पर बेहद गर्व है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने ये लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सुषमा स्वराज के अलावा परोपकार का काम करने वाले दंपति अनुपमा और विनीत नायर को भी शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के पायस गार्डन स्थित आवास पर AIADMK के सभी 50 सांसदों ने पहुंचकर शशिकला से पार्टी की बागडोर संभालने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन के बाद से यह खबर सुर्खियों में है कि उत्तराधिकारी के तौर पर शशिकला को लाया जा सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पार्टी के सभी सांसदों की ओर से शशिकला को समर्थन दिया जा रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आज पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी समेत सभी आरोपियों की रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। उनकी रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इन तीनों को शनिवार को कोर्ट ने 14 दिसंबर तक के लिए CBI की हिरासत में भेजा था। सेक्स स्कैंडल के आरोप लगने पर कर्नाटक सरकार में राजस्व मंत्री HY मेती ने इस्तीफा दे दिया है। मेती ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंप दिया है। मेती पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला को मदद का भरोसा देकर सेक्स की मांग की। पिछले दिनों इससे जुड़ा एक कथित टेप भी मीडिया में सामने आया था। दावा किया गया था कि इसमें मेती एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे थे। 71 साल के मेती कर्नाटक सरकार के सीनियर मंत्री रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों को वर्ष 2017 की छुट्टियों में काफी इजाफा किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2017 की छुट्टियों को मंजूरी दी गई। अब नए साल में कर्मचारियों को 35 की बजाय 40 छुट्टियां मिलेगी। तो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में लगातार चल रहे विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के कानों में शहद घुलने जैसी लग रही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए। अधिकारों के मुद्दे पर विवाद को लेकर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का मरहम मिला है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव को लेकर कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दलील दी कि राजधानी में काम करीब करीब बंद हो गया है। कोई अफसर सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति या ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। दिल्ली में 2015 में अरविंद केजरीवाल के दूसरी बार शपथ लेने के बाद से ही अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल में खींचतान चल रही है। अफसरों के तबादलों को लेकर अक्सर ही विवाद होता रहा है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने DERC प्रमुख को हटाया। केजरीवाल के करीबी बताए जा रहे दिल्ली के बिजली सचिव सुकेश जैन को भी उपराज्यपाल ने हटाया। उपराज्यपाल ने विधायक निधि में 250% बढ़ोतरी के प्रस्ताव वाली फाइल लौटाई। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द की। दिल्ली सरकार के फैसलों की जांच के लिए शुंगलू समिति बनाई। दिल्ली सरकार ने मांग की है कि दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए जिसमें कहा गया कि कोई भी निर्णय LG की मंजूरी के बिना ना हो। साथ ही ये मांग भी की गई है कि उपराज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह और मदद से काम करें।
याचिका में करीब 400 फाइलों की जांच के लिए बनाई गई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और राजधानी के शासन में उनका फैसला अंतिम माना जाएगा। मामले की सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए 31 अगस्त और 2 सितंबर के बीच 6 याचिकाएं दाखिल की थीं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और अब एक नजर लीगल टॉप 5 खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो देश भर के स्कूली बच्चों को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रखने के लिए 6 महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करे। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस TS ठाकुर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 6 महीने के भीतर ऐसी राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करे जिसमें स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से बचाने के उपाय सुझाए गए हों। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर बनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। ये याचिका जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखे बिना हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जबकि ये देखा जाना चाहिए था कि पैलेट गन जानलेवा है या नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में कहा कि SOP का पालन किया जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी में होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे की खरीद, स्टोरेज और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही नायलॉन से बने मांझे और शीशे से बने मांझे पर भी रोक लगाई गई है। NGT ने अपना ये आदेश जल्द ही आने वाले त्योहारों के मद्देनजर दिया है। मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पर खास तौर से पतंगे उड़ाई जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये बैन पूरे देश पर लागू होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंसल बिल्डर्स को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के ढूंढा खेड़ा गांव में हुए जमीन अधिग्रहण को रद्द किया है। अंसल API बिल्डर्स यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रिहायशी फ्लैट्स बना रहा था। ढूंढा खेड़ा गांव में अंसल बिल्डर्स के कई हजार फ्लैट निर्माणाधीन है। ढूंढा खेड़ा गांव में अंसल बिल्डर्स के कई हजार फ्लैट निर्माणाधीन है। तकरीबन 16,000 इनमें से लगभग 1/3 प्रोजेक्ट किसानों के अधिग्रहित जमीन पर बन रहे थे। किसानों की जमीन बिल्डर को देने पर हाईकोर्ट ने अधिग्रहण रद्द किया है। तो वहीं पाकिस्तान इस बात को लेकर चिंतित है कि ताकतवर देश 48 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में दाखिले की प्रक्रिया से भारत को छूट देने के लिए छोटे देशों पर दबाव डाल सकते हैं। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय में निरस्त्रीकरण महानिदेशक कामरान अख्तर ने कहा कि ऐसा करने से दक्षिण एशिया में अस्थिरता का खतरा पैदा होगा। भारत लगातार न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन चीन हर बार उसकी राह में रोड़ा अटका रहा है। बावजूद इसके चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान भारत की दावेदारी के मसले पर चिंतित है। पाकिस्तान को डर है कि अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे ताकतवर देश कमजोर देशों पर भारत के पक्ष में होने के लिए दबाव बना सकते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अगर NSG में उसके और भारत के आवेदन के बीच भेदभाव हुआ तो दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। पाकिस्तानी अधिकारियों को इस बात की चिंता है कि ताकतवर मुल्क भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो NSG में प्रवेश की शर्तों से भारत को अलग रखने के लिए छोटे देशों पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि NSG में शामिल देश ऐसा नहीं होने देंगे। NSG न्यूक्लियर सप्लायर देशों का एक ग्रुप है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। NSG में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन समेत 48 सदस्य हैं। NSG का मकसद परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना है। इसके अलावा शांतिपूर्ण काम के लिए ही परमाणु सामग्री और तकनीक की सप्लाई की जाती है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आम सहमति से काम करता है। NSG सदस्य के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। भारत ने अब तक NPT पर दस्तखत नहीं किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात देश और दुनिया के इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 14 दिसंबर के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसने इतिहास को बदल कर दिया। आज के दिन 1799 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम का निधन आज ही के दिन हुआ था। वो सर्वसम्मति से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1942 में हिंदी फिल्मों के सफल अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर का जन्म आज ही के दिन हुआ। 1946 में आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
1953 में पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और कमेंटेटर विजय अमृतराज का जन्म हुआ। साल 2003 में आज ही के दिन इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने अपने कब्जे में लिया था। और देश की बात के आखिर में बात हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन की, बात राज कपूर की, जिनकी आज जयंती है। राज कपूर हिंदी सिनेमा के वो पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान के खालिस हिंदी सिनेमा के सिनेमाई ग्लैमर को दुनिया से रूबरू करवाया। राज कपूर और फिल्माया श्री 420 का गाना मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी एक वक्त में रूस, जापान जैसे देशों में प्रसिद्धि की बुलंदियों पर था। राज कपूर ने अपने करियर में जिन ऊंचाइयों को छुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और काबिलियत थी। भारत सरकार ने सिनेमा में इनके अमूल्य योगदान को देखते हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा। आज चलते चलते में इस महान शोमैन को याद करते हुए आपको उनके कुछ यादगार गीतों के साथ छोड़ जाते हैं। बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना